नमस्कार। आज मैं जो केस आपसे डिस्कस करने वाला हूँ या जिसके बारे में बताने वाला हूँ, उसका उद्देश्य यह बताना कि कभी कभी कुछ लोगों के दिमाग में एक विचार ऐसे फिक्स हो जाता है कि वो अपने आप में एक मानसिक विकार की तरह, उनके साथ एक ऑब्सेशन की तरह जीवन भर के लिए जुड़ जाता है। वो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते और अपने विश्वास को सिद्ध करना चाहते हैं। मैंने इसको हमेशा एक सिंड्रोम की तरह देखा है, एक साइकोलॉजिकल सिंड्रोम की तरह, जहाँ पे वो सुसाइड को होमिसाइड सिद्ध करने में अपने सारे जीवन लगा देता है। यह अक्सर अपने नियर डियर के सुसाइड करने पे पाया जाता है कि फादर, ब्रदर या कोई और क्लोज रिश्तेदार या कभी पत्नी और कभी पति यह अपने मन से विश्वास करना शुरू कर देता है कि यह सुसाइड नहीं है, यह होमिसाइड है। और वो सारी एजेंसियों को, कोर्ट्स को, सबको चैलेंज करता हुआ एक जीवन का उद्देश्य बना लेता है कि मैंने इसको होमिसाइड सिद्ध करना है। वस्तुतः वह अपनी गिल्ट को या ये सोशल स्टिग्मा अपने पर से निकाल के दूर करना चाहता है कि मेरे बेटे ने, मेरे हस्बैंड ने या मेरी बेटी ने या परिवार के किसी अन्य जन ने सुसाइड किया है। क्योंकि हमारे समाज में सुसाइड को फैमिली में करने को अच्छा नहीं माना जाता और ये स्टिग्मा कई बार तो परिवार के साथ परमानेंटली जुड़ जाता है। तो वह भी एक कारण हो सकता है, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो उस व्यक्ति की मानसिकता है वह ही एक्चुअली उसके पुत्र में आई हो या बेटे में आई हो और उस मानसिकता से वो खुद भी जूझ रहा हो। तो इसको नकारात्मक या इसको नकार करके उसको, वो अपने आप को एक संतुष्टि देना चाहता है और उस संतुष्टि के लिए वह जीवन भर स्ट्रगल करना चाहता है। और हर आने वाले व्यक्ति को जो उसके विचार के अलावा कोई दूसरा ओपिनियन रखता है वह उसका दुश्मन बन जाता है। यह भी कहानी कुछ ऐसी है। जुलाई 1985 को चंडीगढ़ में एक लड़का अपना फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। पुलिस की इंक्वायरी होती है, पंचनामा बनता है, पोस्टमार्टम होता है। एक डॉक्टर जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर थे उन्होंने पोस्टमार्टम किया और उसका कॉज ऑफ डेथ उन्होंने दिया एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग, यानी कि मृत्यु आत्महत्या से है। क्योंकि हैंगिंग जो है वो 100%, ऑलमोस्ट 100% सुसाइडल ही होती है। होमिसाइडल हैंगिंग बहुत रेयर होती है। एक आदमी तो किसी को लटका के मार नहीं सकता। 4-5 आदमी हो और कोई बेबस हो जो न चिल्ला सके, न अपनी रक्षा कर सके,
और किसी तरह की रेजिस्टेंस न दे सके, उस व्यक्ति को शायद संभव हो लटकाना। या बहुत सारे लोग ओवर पावर करके लिंचिंग जैसे हुआ करती थी वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी टाइम में, वो लिंचिंग जहाँ लैंप पोस्ट के साथ में व्यक्ति को लटका दिया जाता था, लिंच कर दिया जाता था, आज भी होती है। और लगभग उसी समय अफ़गानिस्तान में भी एक किसी को लिंच कर दिया गया था। उसके अलावा मैंने होमिसाइडल हैंगिंग नए के बराबर देखी है अपने 50 साल के करियर में। लेकिन यहाँ उस व्यक्ति के मन में ये गहरा विश्वास हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने उसका पोस्टमार्टम किया, तो सबसे पहले उस लड़के के पिता वो उनके पीछे पड़ गए और इतनी चिट्ठियाँ लिखी कि फाइनली उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई। एक्चुअली इसी इंक्वायरी बोर्ड ने एक बोर्ड बैठाया। उस बोर्ड में पीजीआई चंडीगढ़ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो बहुत ही वृद्ध थे, लाहौर मेडिकल कॉलेज से सर्विस ज्वाइन की थी और उसके बाद जब चंडीगढ़ में पीजीआई शुरू हुआ और उससे पहले अमृतसर में वो काम कर चुके थे, बहुत वृद्ध थे उस वक्त भी। वो एनाटॉमी के हेड और फॉरेंसिक मेडिसिन के हेड बना करके वहाँ पे पोस्टमार्टम किया करते थे। तो उनकी चेयरमैनशिप में और 2 लोगों को और 2 डॉक्टरों को अलग अलग डिपार्टमेंट के और उनके साथ लगा करके एक 3 आदमियों का बोर्ड दिया। और उन्होंने जिस डॉक्टर ने एसएमओ ने सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने ओपिनियन दिया था, उसके अगेंस्ट उन्होंने ओपिनियन दिया कि थायराइड बोन का हाइड बोन का फ्रैक्चर जो है वो अगर लिगेचर मार्क थायराइड कॉम्प्लेक्स से ऊपर है तो नहीं हो सकता। इस तरह का ओपिनियन देकर के उन्होंने डॉक्टर के विरुद्ध ओपिनियन दे दिया। इसीलिए जो इंक्वायरी ऑफिसर थे उनको आवश्यकता पड़ी कि मेरा ओपिनियन ले। उन्होंने मेरे सारे मटेरियल भेजा, सेकंड ओपिनियन भी और पहले वाला ओपिनियन भी, और हमने लिटरेचर लगाते हुए और ओपिनियन उनको रिप्लाई दिया कि नहीं ये संभव है और हम इस ओपिनियन से नहीं एग्री करते। जब मैं ओपिनियन देने वाला था इसमें, मुझे इंक्वायरी अफसर ने, जो एक आईएएस अफसर थे, पत्र लिखा था। तो अला सिंह जो व्यक्ति इसमें कंप्लेंट कर रहे थे, वो अचानक मेरे डिपार्टमेंट में आ गए और मेरे को छोड़ करके बाकी सब डॉक्टरों से बातचीत करने लगे और बताने लगे कि कैसे ये होमिसाइड है। मैंने उनसे बात करने का इनकार कर दिया क्योंकि मैं कभी भी रिश्तेदारों से बात नहीं करता था अनलेस अनटिल पुलिस या कोई और व्यक्ति चाहे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चाहे तो। मैं जब घर पहुंचा तो देखा, मैं हैरान रह गया। वो मेरे रिश्तेदार बन करके मेरे घर में आ गए। मेरी पत्नी को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने अच्छी तरह से बैठाया घर में और उनका आदर सम्मान किया। उसने बताया कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ, उनका चाचा लगता हूँ। हालांकि वो सरदार थे और नहीं था, लेकिन मेरे यहाँ पे कई ऐसे मेरे रिश्तेदार थे जो सरदार थे। तो इसलिए मेरी वाइफ ने सोचा कि ठीक है, कोई रिश्तेदार होगा। तो काफ़ी उनकी सेवा शुश्रूषा की। वो घंटे 1.5 घंटे से घर में बैठा था। मैं कोई 7:30-8 बजे घर पहुंचा, देख के हैरान हो गया कि व्यक्ति बैठा हुआ है। और मेरी वाइफ ने बताया कि आपके कोई रिश्तेदार ऐसे ऐसे आए हैं। मैं चंबित रह गया। उन्होंने बिना किसी बात के सुने अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। मैं उनको बार बार चुप करवा रहा हूँ पर वो चुप नहीं मान रहे। और इस तरह से उन्होंने ज़बरदस्ती करके अपनी कहानी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और करना शुरू कर दिया। और साथ में ही वो लिगेचर भी लेके आए थे, एक रस्सी भी लेके आए थे और डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया। मेरा जीवन का ये पहले ही इस तरह का एक्सपीरियंस था। मैंने खैर
कैसे न कैसे उनको उनसे निजात पाई और इंक्वायरी ऑफिसर को, और उसी वक्त एक केस सीबीआई को भी रेफर हो गया था। शायद उन्हीं आईएएस अफसर ने जो इंक्वायरी कर रहे थे घबरा के सीबीआई को रेफर करवा दिया। तो सीबीआई को भी बाद में हमने इन्फॉर्म किया, क्योंकि जब केस सीबीआई में चला गया तो ये व्यक्ति फिर मेरे पास किसी न किसी बहाने से मिलना चाहता था और चिट्ठियाँ लिखता था मुझे। तो मैंने ये बात इंक्वायरी अफसर को, सीबीआई को, जिसको उन्होंने केस ट्रांसफ़र किया था, और जो भी संबंधित व्यक्ति थे उनको भेज करके सबसे रिक्वेस्ट की कि इसको मेरे को डिस्टर्ब न करने दिया जाए। पर वो व्यक्ति नहीं मानता था, और सब उसका उम्र का लिहाज करते हुए, वो एक रेलवे का रिटायर्ड लीडर था अपने जो रेलवे की फेडरेशन या जो सोसाइटी या एसोसिएशन जो भी होती है, तो इसलिए सब उसका सम्मान कर लेते थे और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी मुझे परेशान करने लगा। मैंने सब एजेंसी को लिया पर कोई एजेंसी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो अपने काम में लगा रहा, लेकिन हमने तो वही ओपिनियन दिया जो हमें समझ में आता था, जिसको हम साइंटिफिकली विटनेस बॉक्स में रिकॉर्ड करवा सकते थे। जो फैक्ट है, जो साइंटिफिकली सपोर्टेड है, वही ओपिनियन हमने दिया। खैर, वो जो डॉक्टर साहब थे जिनके अगेंस्ट में कंप्लेंट थी, उनका तो कोई हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, इंक्वायरी में छूट गए मेरे ओपिनियन के बाद में। और सीबीआई के पास जब केस आया तो उन्होंने जब कांटेक्ट किया तो मैंने उनको सारी बात बताई। तो वो मेरे पास चिट्ठी लिखने लगा कि आपके अपना ओपिनियन विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि शायद इंक्वायरी अफसर ने बताया होगा कि देखो भाई डॉक्टर डोगरा ने इस तरह से लिखा है, तो अब हम इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते डॉक्टर साहब पे। तो वो अब उनको कहने लगा, जब केस सीबीआई को रेफ़र हो गया, कि साहब डॉक्टर साहब को कहे कि वो अपना ओपिनियन विड्रॉ कर लें। फिर काफ़ी परेशान कर लगा। मैंने सीबीआई डायरेक्टर को सबको लिखा कि भाई देखो, ऐसा इस व्यक्ति को जो है आकर के मेरे को भी डिस्टर्ब करता है, डिपार्टमेंट में भी डिस्टर्ब करता है आकर के, और तरह तरह की, लेकिन सभी उसी उम्र के कारण उस पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं, और जो दबाव देता था उसी की कंप्लेंट, जो उसको सही बात करे उसी कंप्लेंट। उसे कलेक्टर जिसने इंक्वायरी की उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट शुरू कर दी। वो मुझे उन्होंने बुलाया था एविडेंस के लिए, उसी में जो फाइनली वो केस डॉक्टर के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी कमेटी के और डिसिप्लिनरी जो इंक्वायरी में मुझे एज ए विटनेस साइट किया गया। मैं गया वहाँ पे, तब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि साहब ये तो मेरे पीछे भी बहुत लग गया, बड़ी मुश्किल से मैं पीछा छुड़ा पा रहा हूँ इससे। इसी तरह सीबीआई वालों ने भी जो पहले ऑफिसर था उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट शुरू कर दी कि ये बायस्ड है। जो उसको उसकी बात नहीं माने उसी के अगेंस्ट में कंप्लेंट सब जगह भेज करके और उस ऑफिसर के नाक में दम कर देता था। यह चलता रहा बीच बीच में कभी कभी, लेकिन मैंने क्योंकि सब अथॉरिटीज़ को लिखा और मैंने कहा मेरे पास इसको मत आने दीजिए, डोंट परमिट हिम टू सी मी। तो उसको सब एजेंसी ने मना किया कि भाई नहीं, तुम डॉक्टर डोगरा से नहीं मिलोगे। तो इस तरह से मेरा पीछा से छूट गया। बाकी लोग मुझे समय समय बताते रहे कि वो केस अभी चल रहा है, क्योंकि वो कहते अगर पहले एसपी लेवल के ऑफिसर ने की है इंक्वायरी तो वो कहेगा अब डीआईजी से करवाओ, जब डीआईजी ने वो ओपिनियन दिया तो नहीं अब आप आईजी से करवाओ, आईजी ने वो ओपिनियन दिया तो अब आप डीजीपी से करवाओ, डीजीपी से हो गया तो अब कोर्ट से करवाओ। उसकी डिमांड्स का कोई अंत नहीं रहा। मैं भूल गया उस केस को समय के रहते, क्योंकि मेरे को परेशान नहीं कर रहा था वो, मैंने अपना पीछा बड़ी जल्दी छुड़ा लिया था, लेकिन वो केस करता रहा और फाइनली उसने वो केस कोर्ट तक पहुंचा दिया। घबरा के किसी ने कंप्लेंट छुड़ाने के लिए कहा होगा कि ठीक है भी हम
कोर्ट में डाल देते हैं, कोर्ट डिसाइड करेगा। मैं रिटायर भी हो गया और रिटायर होने के बाद मुझे उस कोर्ट में सम्मन किया गया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ कोर्ट में मुझे सेशंस कोर्ट में सम्मन आया। मैं गया वहाँ पे तो देखा वही अला सिंह का केस था, वही लगा हुआ था। तो मैं हंसा। मेरे केस के रहते रहते मैं रिटायर भी हो गया 85 में। 85 का ये केस है, जुलाई 85 का। 90 के आसपास ये केस मेरे को रेफर हुआ था और उसके बाद से ये व्यक्ति उसको 85 से लेकर के 15 साल 2010 25 23 24 साल तक ये व्यक्ति उस केस को परस्यू करता रहा और फाइनली कोर्ट तक ले गया। जो उस घर का मालिक था उस पे 306 का केस बनवा दिया, अबेटमेंट और सुसाइड का केस लगवा दिया। क्योंकि मेरे ख्याल में किसी ऑफिसर ने सोचा होगा कि यही अल्टरनेटिव है, हम इसको मर्डर तो बना नहीं सकते, हम इसको अबेटमेंट और सुसाइड करके और कोर्ट में पहुंचा देते हैं, फिर कोर्ट जो फैसला करेगा वो करेगा। वैसा ही हुआ। मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बताया कि साहब अला सिंह के कुछ महीने पहले ही डेथ हो गई है, तो आज वो नहीं आए हैं, अब वो नहीं आएंगे। लेकिन आपको सम्मन उनकी डेथ से पहले इशू हो चुका था, तो इसलिए हमने बुलाया। और वैसे भी केस क्लोज करने के लिए आपको बुलाना ज़रूरी था, तो इसलिए हमने आपको तकलीफ़ दी है। मैंने कोई बात नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे याद आ रहा है, लेकिन मैं उस व्यक्ति के पेशेंस को और उसकी जिद को देख के हैरान हूँ कि इतने लंबे समय तक, जबकि उसके बेटे की डेथ उसके रिटायरमेंट के बाद हुई, वो रेलवे में काम करता था, यूनियन लीडर था, और उसके बाद उसके रिटायरमेंट के बाद भी उसके बेटे की डेथ हुई, और वो इतने लंबे समय तक 25 साल तक, 25 से भी ज़्यादा, मेरे ख्याल 2015 के आसपास मेरे पास में आया होगा सम्मन, तो 30 साल तक वो इस केस को परस्यू करता रहा। तो मैं इस बात के लिए उसको बहुत दाद देता हूँ। खैर, उसके बाद केस बंद ही हुआ होगा। मैं तो अपनी एविडेंस दे के उसमें आ गया, जो ओपिनियन दिया था उसको रीअफर्म करके मैं वहाँ से आ गया। और उसके बाद में मेरा ऐसा ख्याल है कि केस बंद हो ही गया होगा, नहीं तो खबर हो ही जाती। तो इस तरह जो इस तरह के व्यक्ति रहते हैं, वो इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने उस आइडिया से कि एक जीवन का लक्ष्य। आप देखिए इस केस में 30 साल तक वो आदमी, मेरे ख्याल 90 की उम्र तक, वो 90 की उम्र तक, क्योंकि रिटायर अगर 60 पे होगा तो 85 से पे अगर वो रिटायर होता है, तो आप देख सकते हैं कि कितने साल तक, 30 साल तक उसने उसको परस्यू किया। तो ये एक सिकनेस की तरह उस व्यक्ति के साथ चिपक जाता है और वो इससे बाहर नहीं आता है। ऐसे एक दो और भी मेरे साथ में केस हुए हैं जहाँ पे मैंने देखा कि वो लोग अपना जीवन, पैसा, ताकत, समय सब लगाते हैं अपने उस इमेजिनेशन को या कल्पना को, या जो सत्य है उसके विपरीत उसको झूठा सिद्ध करने में, जिससे कि उसका सम्मान को या उसकी अहंकार को या उसकी परिवार की रेपुटेशन को बचाने के लिए। धन्यवाद। फिर बात करेंगे किसी और केस के बारे में।